हाँ, टॉटोमेरिज्म हमने चलिए पीछे आगे बीच में तीनों जगह जहाँ बच्चे बैठे ना चुप हो जाएं, ठीक है। हमने डाइट सिस्टम पढ़ लिया था, ट्राइड पढ़ना स्टार्ट किया था, नहीं किया था? कितने एग्जाम्पल किए थे? नहीं किया। ट्राइड का एक एग्जाम्पल किया था, मुझे ऐसा याद है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। चलो, क्योंकि आज हमें टॉटोमेरिज्म क्या करना है, खत्म करना है। चलो देखिए, हाँ, हम ट्राइड सिस्टम की बात कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है टॉटो क्या मैरिज। टॉपिक क्या चल रहा है, टॉटोमेरिज्म, ओके। और टॉटोमेरिज्म में भी जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है बच्चों? अरे बच्चों कैसा है वो? ट्रायड। ट्रायड सिस्टम का मतलब क्या बताया था मैंने? एक एटम से हाइड्रोजन निकलेगा और तीसरे एटम पे हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ट्रायड सिस्टम, ओके। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने देखा था एसीटोन का, आज हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिटल्डिहाइड का, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओके, ठीक है। इसके पास कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो पहली बात तो ये कंपाउंड जो है टॉटोमेरिज्म शो करेगा। टॉटोमेरिज्म शो करने के बाद अगर हम इधर देखें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? CH2H ऐसा लिख सकता हूं। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म पे हटना चाहिए। किसके फॉर्म पे? H प्लस के फॉर्म पे हटना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहां से प्लस लगाओगे तो यहां क्या आएगा? माइनस, ओके। यहां माइनस है तो यहां क्या आएगा बेटा? प्लस। ये माइनस इस प्लस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा और H प्लस उड़ता हुआ जाएगा और इससे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसका जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां क्या बन गया? OH। आई बात समझ में? ठीक है। एक्चुअल में यहां पास कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O, इसलिए हम इसे कहेंगे कीटो फॉर्म। क्या कहेंगे बेटा? कीटो फॉर्म। देखिए सभी लोग कंसंट्रेट करें इधर, क्योंकि आगे ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा, है ना। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कीटो फॉर्म। और ये फॉर्म कौन सा हो गया? इनॉल फॉर्म। तो एक है कीटो फॉर्म और एक है इनॉल फॉर्म। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? इसे कहते हैं हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। बच्चों एक चीज बताना, यहाँ कितने, इस कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाई हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। मतलब सिग्मा बराबर 6 और पाए बराबर 1। उसमें देखो क्या सेम आ रहा है, हाँ। तो याद रखिएगा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में कभी भी सिग्मा और पाई डिफरेंट नहीं होते। यहाँ सिग्मा 6 होंगे, यहाँ भी पाई क्या होगा बेटा? 1 होगा, ठीक है। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। ये तो मैंने आपको बना के बता दिया एक, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा सीखते हैं, ठीक है, ओके। और अब मुझे क्या बनाना है बेटा? इसका इनॉल फॉर्म बनाना है। क्या है ये? कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म से क्या बनाना है हमें? इनॉल फॉर्म। तो सबसे पहले मैं बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा, जब आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने के कगार पे होगी। जैसे कि मैंने सोचा है आज टॉटो खत्म हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आपका हो गया, स्ट्रक्चरल आपका हो गया है और टॉटो आज हो जाएगा, है ना। इन्हीं में मैक्सिमम सवाल होते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल तो अभी 1-2 दिन चलेगा, ऑप्टिकल चलेगा, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि आप ये भूल जाओ। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैंड रिटन वाले आपको कल मिल जाएंगे, तो आप आराम से कर लीजिएगा। अब बताइए इसमें अल्फा कार्बन पहचानिए कहाँ है? जल्दी पहचानो, जल्दी जल्दी।
ये अल्फा कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसे ऐसे शिफ्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या निकालूंगा H प्लस, उसे कहाँ चिपका दूंगा यहाँ, और इसे क्या कर दूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है बच्चों, और ये बन गया इसका कौन सा फॉर्म, इनॉल फॉर्म। ये OH है, यहाँ H था, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। तो ये कीटो से मैंने क्या बना दिया आपके लिए, इनॉल फॉर्म बना दिया। उम्मीद करता हूं कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अभी तो सिर्फ आपको क्या सीखना है, कीटो से इनॉल कैसे बनाना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कीटो इनॉल में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन कम स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड के तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी लोकल क्वेश्चन कर रहे थे अपन। अब बताइए, जैसे कि ये है, इसमें अल्फा कार्बन नजर आ रहा है आप लोगों को, हाँ जी, अरे हाँ जी, आप कहां कहां नजर आ रहा है बताइए। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन भी क्या होता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब बताइए, ये इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को भी आप यूज कर सकते हैं बेटा, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर अपन देखें तो किस वाले अल्फा हाइड्रोजन को यूज करेंगे, पहले इसको यूज करते हैं, पहले इसको यूज करके देखते। तो ये क्या आएगा बेटा माइनस, ये क्या आएगा प्लस, यहां से H प्लस निकालो, इधर चिपका दो और इसको इधर। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, बंद कर दो, बंद करो, फैन बंद कर दो, आज तक सबकी तबीयत खराब है यहाँ। चलो अब इधर देखिए, इस H को यहां चिपका दूं मैं और इस डबल बॉन्ड को इधर लेटा देता हूं मैं। तो बताइए स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, इधर स्ट्रक्चर बनेगा आपका ये डबल, और यहाँ क्या हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा ऐसा। एक तो ये बनेगा। अब एक्चुअल में एक चीज और हो सकती है, वो क्या, अगर मान लो ये वाला H प्लस में निकालूं यहां से, कौन सा बेटा, ये वाला H प्लस, तो फिर डबल बॉन्ड मुझे यहां बनाना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड अगर मैं यहां बनाऊंगा तो यहां ऑलरेडी क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये डबल और फिर इधर भी डबल हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए वहां से H प्लस निकालना ज्यादा सही है। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस करते हैं अभी। देखिए, तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं बेटा कीटो से इनॉल आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए, जैसे कि एक सवाल ये है मेरा, है ना, इसमें दो स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, डबल बॉन्ड वो। ओके, जल्दी से बताओ बेटा, क्या इसमें अल्फा कार्बन नजर आ रहा है आपको, कहां कहां नजर आ रहा है, एक और एक, दो। अल्फा हाइड्रोजन कहां नजर आ रहा है बेटा, एक दो अल्फा हाइड्रोजन तो यहां नजर आ रहे हैं, और एक अल्फा हाइड्रोजन यहां नजर आ रहा है। अब इसमें दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पहला अपन क्या करेंगे, ये माइनस और ये क्या होगा प्लस। अगर मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन इधर गया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इधर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इसके कितने इनॉल बनेंगे, दो। अब देखते हैं हम कि इन दोनों इनॉल में से ज्यादा स्टेबल इनॉल कौन सा होगा। सबसे पहले आप इसे क्या करो, OH में कन्वर्ट करो, यहाँ किया, यहाँ किया। अब आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कहाँ से निकला है। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा आप इसे एज इट इज रहने दें, इसे OH में कन्वर्ट कर लें, ये तो यहाँ दो टाइप की एल्कीन बन रही है, एक वो है और एक ये है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबल एल्कीन वो होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। स्टेबल एल्कीन वो होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो ये देखिए, ये CH3 कर दो, इसको भी CH3 कर दो, क्योंकि ये CH3 ही तो है। अब बताइए, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, दो, और यहाँ पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन थे, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, नहीं, ये भी तो है, यहाँ भी कितने हैं, दो। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3, 2 5 और 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें चेक करो भैया, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये कितने हो गए, 2, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये, तो इसके पास कितने हो गए, ये, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, बोलो बोलो 3। अब आप ये बताइए कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। आई बात समझ में। ठीक है, अभी मैं आपको और सिखाऊंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कैसे निकालते हैं, लेकिन आप इनॉल कंटेंट बनाना सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे?
कीटो से इनॉल बना लेंगे आप। चलो एक और बनाओ। चलिए देखिए, जैसे आपको उसने ये कीटो फॉर्म दिया है, अब आपको इसका इनॉल फॉर्म बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसका इनॉल फॉर्म, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देखते जाए। ये क्या है बेटा आपका माइनस, और ये क्या है बेटा प्लस। ओके, जैसे ही यहाँ प्लस आएगा ये इधर चला जाएगा, ये इधर गया तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, और इधर प्लस आया तो ये इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा इधर, और यहाँ से जो H प्लस निकलेगा वो उड़ता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, डबल एज इट इज। ये क्या हुआ OH, ये डबल सिंगल था, डबल H अपनी जगह है। तो बताइए ये कौन सा फॉर्म था कीटो, वो कौन सा फॉर्म हो गया इनॉल। अब बताइए ये ज्यादा स्टेबल होगा कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें तो ये तो नॉन एरोमेटिक है ना, और वो कैसा है एरोमेटिक। तो अगर कीटो कैसा है बेटा नॉन एरोमेटिक, और इनॉल कैसा हो गया आपका एरोमेटिक, तो ऑब्वियस सी बात है इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा और इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो अब एक सवाल और देखते हैं हम। चलिए सबसे पहला सवाल ये कि ये कंपाउंड जो है ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब बताइए स्टार्टिंग कहां से होगी, ऊपर से, तो ये क्या माइनस, तो ये क्या प्लस। अब बताइए अल्फा कार्बन नजर आ रहा है ये, ठीक है। जैसे ही प्लस डेवलप होगा यहाँ खेल चालू हो जाएगा, ये ऐसा तो इधर प्लस, ये ऐसा तो इधर प्लस, ये ऐसा तो इधर प्लस, इधर प्लस, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चिपक जाएगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, उड़ता हुआ ऊपर जाएगा और इससे चिपक जाएगा। इससे चिपकने के बाद एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने बन जाएगा, और आप उस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्या बनेगा, बोलो। देखो इसको टच नहीं किया एज इट इज, इसे टच नहीं किया एज इट इज, ठीक है। अब बताइए यहाँ बॉन्ड बना, बिल्कुल बना, बना, यहाँ बॉन्ड बना, बिल्कुल बना, यहाँ बॉन्ड बना, बिल्कुल बना, यहाँ बॉन्ड बना, बिल्कुल बना, एक हाइड्रोजन नीचे, और ये क्या बन गया बेटा OH। नहीं आया, कीटो से इनॉल बना लेंगे आप पक्का। चलिए एक कंपाउंड दे रहा हूँ, उसका आप रफ कॉपी में बना के दिखाएं अभी, फिर इससे राइट डाउन करिएगा। बनाओ बनो, बन गया, नहीं बनेगा पक्का। हाँ मैंने सवाल गलत दिया है, सवाल सही दिया है ना। सवाल सही या गलत नहीं होता, जवाब सही या गलत होता है। सवाल तो सही है कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं करेगा। क्यों, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कई महानुभाव बना भी लिए होंगे, क्योंकि ये सब धुरंधर है ना, है ना। तो ये टॉटो, जिसने इसका टॉटो बनाया होगा वो इन फ्यूचर ऑटो ही चलाएगा, ठीक है। चलो टॉटो शो नहीं करेगा, आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा
अब देखता हूं, अब आएगा मजा। जी बनाइए, बढ़ाओ बढ़ाओ। बन रहा बच्चों? कुछ नहीं करना, देखो यहाँ OH लगा देना और डबल बॉन्ड को एक एक कार्बन आगे खिसका देना। ये डबल यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ये डबल यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ डबल नहीं है तो एक, मतलब एक सिंगल है तो इधर डबल आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो मैं ये स्ट्रक्चर हूबहू बनाऊंगा। बस क्या करूंगा कि एक एक बॉन्ड को आगे खिसका दूंगा। देखिए ये क्या बना, O, और इससे जुड़ जाएगा H। बच्चों ये H कहां से आया होगा? ये क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये ऐसे टूटा होगा माइनस, तो इधर क्या आया होगा बेटा, प्लस। हाँ बेटा, ये यहां से, अभी यहां से भी निकाल लेंगे, लेकिन हमें हमेशा वो इनॉल बनाना है जो इनॉल ज्यादा स्टेबल हो। अभी बता रहा हूं कि वो क्यों नहीं हो सकता। उसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, लेकिन वो कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए ये माइनस है, ये H यहां ले जाके चिपका दो तो ये वो हो गया OH। अब बताइए ये इधर जाएगा पक्का, तो इधर आएगा प्लस, ये इधर आएगा तो बच्चों इधर आएगा प्लस, और इधर आएगा प्लस तो ये इधर चिपक जाएगा। अब बताइए इस डबल बॉन्ड को एक कार्बन आगे खिसका दिया, इस डबल बॉन्ड को एक कार्बन आगे खिसका दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। इधर कितने डबल बॉन्ड थे, 1 2 3, उधर भी कितने, 1 2 3, सिग्मा भी सेम रहेगा, ठीक है। अब एक्चुअल में बच्चों मान लो आप किससे बनाना चाहते हो बेटा, इधर से निकालना चाहते हैं ना, तो मैं इधर से भी निकाल के बता देता हूं आपको। अगर यहाँ कार्बन है तो, और आप ये वाला हाइड्रोजन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और H प्लस इधर से इधर चला जाएगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा इधर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ठीक है। और इधर मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही रहेगा, है ना। तो एक इनॉल ये बना होगा और दूसरा इनॉल ये बन सकता है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब ये कार्बोकेटायन बनता है, क्या, जब ये कार्बोकेटायन बनता है ना, तो उस समय ये कार्बोकेटायन क्या कर रहा है, इधर रेजोनेंस शो करेगा। तो देखो प्लस मतलब कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस कहाँ जा रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इधर से आओगे तो प्लस और इधर माइनस, क्योंकि ये H प्लस निकलेगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर रेजोनेंस क्या होगा, कम होगा, और इधर रेजोनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जिधर रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी, और जहां एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी वहां स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो इसके दो इनॉल फॉर्म बन सकते हैं बेटा। ये वाला इनॉल क्या है, ज्यादा स्टेबल है, और ये वाला इनॉल कम स्टेबल है, ठीक है। बाकी जितना कॉन्जुगेशन ऊपर वाले में है उतना कॉन्जुगेशन नीचे वाले में है ना। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं। पहले आप ऐसा करो, ये बनाओ, फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल निकालते हैं। फटाफट बनाइएगा बेटा, है ना। कितनी स्लाइड्स हैं, 6 स्लाइड 6 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन।
देखिए अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और अपने पीक पे है, मौसम अपने पीक पे है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस को ग्रो करने का बहुत ही फंटास्टिक टाइम चल रहा है ये। तो अगर किसी को ज़ुकाम है, सर्दी है, फीवर आ रहा है, तो वो आप घर पे रेस्ट करो। यहाँ आओगे, कम्युनिकेट होगे तो वो और लोगों को भी फैलेगा और आप और ज़्यादा बीमार होगे। तो 1-2 दिन रेस्ट करो, ठीक है, फिर आना। और सुनो, रेस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती नाक मत बहाना, है ना, कि हमें तो तबीयत ख़राब है। मतलब जिसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि भाई देखो तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं, तुम भी बीमार पड़ सकते हो, है ना। तो बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, कभी भी पड़ सकता है। डन। चेंज। एक्चुअल में कुछ बच्चों के मैसेज बहुत सारे मुझे शो हो रहे हैं, है ना। तो कुछ बच्चों के मैसेज उन्होंने बहुत सारे किए कि सर प्लीज़ 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 बता दीजिए, है ना। तो शायद उसमें से कई बच्चों के मैसेज ये हैं कि सर सिलेबस क्या है ना। तो मैं डर की वजह से उस मैसेज को खोला नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों को मैं जवाब क्या दूंगा, मुझे खुद ही नहीं पता, है ना। और मैंने बोला था कि आज मॉर्निंग में मैंने बच्चों को बोला था कि मैं आज 5:30 पे बता दूंगा, बट मुझे अभी सिलेबस सर ने कुछ ऐसा बताया नहीं। बस ये है कि आपका इस वीक नहीं है फेस टेस्ट, हाँ इस वीक नहीं है आपका फेस टेस्ट, 4 को नहीं है, हाँ 4 को नहीं है, वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। हाँ देखो देखो इतने अनपढ़ लोग हैं ना। फेस टेस्ट अगर नहीं हो रहा है तो तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि फेस टेस्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख इस बात का है कि 2 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। जाहिलो हैं, खुदा कसम तुम ऐसे इंसान हो गया। लेकिन देखो सर ने तो अभी मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं है सिलेबस का, लेकिन जो ये वाले बच्चे, कौन वाले, न्यू वाले, और जो न्यू के साथ बैठ रहे हैं, है ना, तो मेरे साइड से उनका सिलेबस लिख लो पहले आप। हाँ नहीं फेस के लिए ऑर्गेनिक फुल टिल अनाउंसमेंट। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है फेस टेस्ट का, मतलब पूरा IUPAC, पूरा GOC, पूरा आइसोमेरिज्म, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाए। ओके, फिर केमिकल बॉन्डिंग, हाँ केमिकल बॉन्डिंग पूरा, रेडॉक्स मोल्स, बस रेडॉक्स मोल्स, और हाँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो फेस का अब भैया पोस्टपोन हो गया है, तो फिर आपको तो और मेहनत करनी चाहिए। पीसी तो वो बॉन्डिंग में ही आ जाता है, उसको अलग से देने की जरूरत नहीं है। चल हाँ क्या ना, अब डायरेक्ट जो भी होगा वो फेस होगा। कर दिया बेटा, कर दिया बेटा, अच्छा नहीं किया, आवाज नहीं बेटा, बेटा आवाज नहीं।
पंचायत मत लगाओ, जल्दी लिखो। तुम्हारे भी कुछ डाउट्स आए थे, आज बता दूंगा। हीरा, तुम्हारे भी कुछ डाउट्स थे जो तुम, हाँ हाँ वो मैं बता दूंगा। कुछ बच्चों के ऐसे नाम याद हैं? चल, चेंज। अच्छा हाँ, इसे ही स्पेस टोटोवेरिज्म कहते हैं। यहाँ लिख देना स्पेस टोटोवेरिज्म। स्पेस उड़ता हुआ जाता है हवाओं में। चल, मतलब 3 एटम से ज्यादा अगर हाइड्रोजन ट्रेवल कर रहा है तो हम उसे स्पेस कह देते हैं। यहाँ कितने एटम हो गए? 1 2 3 4 5। हाँ, क्योंकि 3 वाले को तो क्या कहते हैं? ट्राइड। 2 वाले को डाइड। और 3 से ज्यादा अगर हाइड्रोजन ट्रेवल करेगा तो उसे स्पेस कह देंगे। चलो भैया जल्दी। सिंजू बेटा वो छोड़ दो, दीवार छोड़ दो। हाँ बेटा मत, दीवार टूट जाएगी। चल, चलिए क्या पीछे बातें नहीं करो बेटा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों को मैं नहीं सुनता? सुनता हूं। सुनते हो तो बताओ क्या कर रहे थे हम? अभिषेक सर पढ़ लीजिए। सीधे बैठो बेटा। तुम लोग डॉक्टर बन जाओगे तो कैसे इलाज करोगे यार? पता चला पेशेंट ही तुम्हारा इलाज कर रहा है? स्टीफन बेटा मैं तुम्हें किस किस नाम से बुलाऊं? तुम बातें सुनते ही नहीं हो। और युवराज, एक तो तुम्हें आना नहीं और आना है तो डिस्टरबेंस क्रिएट करना है। अच्छा तो फिर बात कौन कर रहा था? एक से भी नहीं कर रही थी। अरे कसम छे, मुझे सब पता है। इनोसेंट बॉय। चलो, जिन्होंने लिख लिया है हेडिंग डालें स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट या इनॉल फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। Stability of enol form, that is very IMP.
चले चलिए हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा फॉर्म, जी स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। देखिए सबसे पहली बात, अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी हो तो यहां से बेटा सवाल ज्यादा आते हैं। अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो याद रखिएगा बेटा, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल से हमेशा ज्यादा होती है ना, क्योंकि कीटो ऑब्वियस सी बात है, कीटोन है, डबल बॉन्ड है, स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, है ना। लेकिन इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी में हमें जो क्वेश्चन मिलेगा ना, वो 2 इनॉल देगा और फिर 2 इनॉल में हमें स्टेबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर वो कैसे चेक करेंगे, मैं पहले आपको क्या बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। सुनिए, आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं ऐसे, एक सवाल ये लिखा है बेटा, फिर उसके बाद एक सवाल मैंने ये लिखा है, ठीक है, और बच्चों फिर उसके बाद एक सवाल मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये 3 कीटो फॉर्म उसने दिए हैं और इन 3 कीटो फॉर्म के इनॉल बनाना है और फिर मुझे बताना है। वो इसमें स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है कि ये कीटो ज्यादा अच्छा है, ये कीटो ज्यादा अच्छा है या ये कीटो ज्यादा अच्छा है, इससे जो इनॉल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, सबसे पहले इन सब के क्या बना लो बेटा, इनॉल बना लो, ठीक है। बताइए, ये इधर जाएगा, यहां से H निकलेगा, यह माइनस, ये प्लस, ये इधर और उड़ता पंजाब की तरह ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका जो इनॉल बनेगा बच्चा, क्या तुम समझ पा रहे हो, इसका इनॉल क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, क्लियर, ठीक है। अब बताओ, इसका यहां जाएगा माइनस, तो ये क्या आएगा प्लस, तो ये इधर आएगा, यहां से H प्लस निकलेगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाके चिपक जाएगा। तो अब बताओ बेटा, यहाँ क्या बन गया, ये बन गया OH और इधर डबल, इसका इनॉल ये बन गया, पक्का। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से ये H निकलेगा, ये माइनस इधर जाएगा, ये H प्लस इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर। तो बोलो भाई, OH कितने इनॉल बन गए, 3। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा इनॉल है, पहला, ऐसा क्यों, एरोमेटिक। दूसरा, ये वाला स्टेबल होगा, क्यों, लोन पेयर, सिंगल डबल, ये क्यों, पहली बात ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, क्या है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर सिंगल डबल या डबल सिंगल डबल। अगर लोन पेयर सिंगल डबल भी आ रहा है और डबल सिंगल डबल भी आ रहा है तो हम कहते हैं कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो गया। अब ये क्या है बेटा, 4 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक चीजें सबसे कम स्टेबल होती हैं, तो ये 3। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एरोमेटिक, फिर उसके बाद देखना है नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद देखना है एंटी एरोमेटिक। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को मैं आगे रखूंगा। एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है और एक नॉर्मल कॉन्जुगेशन है, तो मैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को आगे रखूंगा, ठीक है। एक नॉर्मल कॉन्जुगेशन है और एक एंटी एरोमेटिक है, तो मैं नॉर्मल कॉन्जुगेशन को आगे रखूंगा, ठीक है। तो ये एक पहला सवाल था जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की और आपने सीखने की कोशिश की, ठीक है। हाँ, जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर था, थर्ड वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, हाँ, यहां से ऐसा, ये माइनस तो ये प्लस, यहां से क्या निकलेगा H प्लस, तो यहां जाके चिपक जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो इसका जो इनॉल फॉर्म होगा वो कैसा बनेगा बेटा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये बन गया इन और ये बन गया ऑल। हाँ, तो
नहीं, उसको तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि इस साइकिल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम में चला जाएगा। दोनों बाहर जाओ, आप पीछे देख रहे हो उसको और अभिषेक सर दोनों। मैं अभी कैमरे में चेक करा लूंगा, फिर मैं रेस्टिगेट ही कराऊंगा पक्का। बुला के लाओ शाजिया मैम को, बुला के लाओ, जाओ जाओ नीचे शाजिया मैम को बुला के लाओ, जाओ 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 जाओ, तब तक के लिए तुम दोनों बाहर जाओ। तुम्हें प्यार से समझा समझा के थक गए हम। अब तुम दोनों दोस्ती ही निभाओ। तुम बच गए बेटा। हाँ, कहाँ थे हम? ठीक, तो अब सुनो, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी के लिए क्या चेक करना है? देखो, अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या? एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम के बाद आप चेक करेंगे एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। सुनना ज़रा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। ओके, एरोमेटिक सिस्टम, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप के बाद हम चेक करेंगे रेजोनेंस। क्या बेटा? रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास इनॉल बन रहा है, वो इनॉल में एरोमेटिक सिस्टम है और एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, तो मैं एरोमेटिक सिस्टम को ही आगे रखूंगा और एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप को पीछे रखूंगा। एक्टिव में देखो, ये वाला तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाला सिस्टम समझिए कि एक्टिव मेथाइलिन में क्या प्रॉब्लम है। सुनिए, जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है, 2 कीटोन ग्रुप दिख रहे हैं। 2 कीटोन ग्रुप के बीच पे ये जो CH2 है, इसे कहते हैं हम क्या बेटा? एक्टिव मेथाइलिन। क्या कहलाता है ये बेटा? एक्टिव मेथाइलिन। ठीक है, एक CO ये है, एक CO ये है, 2 CO के बीच में जो CH2 होता है उसे हम एक्टिव मेथाइलिन कहते हैं। एक्टिव मेथाइलिन का मतलब होता है यहां से H+ बहुत तेजी से निकलता है, बहुत फास्ट तरीके से यहां से H+ निकलता है, इसलिए हम इसके वर्ड के आगे क्या लगा दिए? एक्टिव। क्या लगा दिए? एक्टिव। और CH2 को क्या कहते हैं बेटा? मेथाइलिन। तो इस मेथाइलिन से H+ बहुत जल्दी निकलता है। अब रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों निकलता है। देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? अल्फा। और ये क्या हुआ बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। ये भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। यहां से अगर मैं H+ निकालूंगा, ये माइनस और ये क्या होगा बेटा? प्लस। तो बताइए, ये इससे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? OH, और इस प्लस पर इसका इलेक्ट्रॉन आकर अटैक कर देगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनने वाला है। ठीक है, यहां पास क्या हुआ बेटा? ये सिंगल किस पे कन्वर्ट हो गया? डबल में। और ये क्या बन गया आपका बेटा? OH, और इधर आ गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होगा? ये है आपका स्लाइटली पॉजिटिव और ये हो गया स्लाइटली नेगेटिव, और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब इनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद यहाँ पास क्या हो जाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर का बनना क्या कहलाता है? चीलेशन। ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। देयर आर 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर और इंट्रामॉलिकुलर। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसमें चीलेशन होता है, और चीलेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होने से वहां का जो इन और ऑल है वो स्टेबल हो गया ड्यू टू इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एरोमेटिसिटी के बाद अगर कोई चीज देखनी है तो हम क्या देखेंगे? एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप देखेंगे। ओके, अच्छा, अब कई बार होता है ये सवाल बहुत अच्छे बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं
कि भैया ये बताओ, ये दो स्ट्रक्चर मैंने दिया आपको और मैंने बोला कि भैया बताओ कि कौन ज़्यादा अच्छा इनॉल बनाएगा। ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छा इनॉल बनाएगा, ये बनाएगा ज़्यादा अच्छा इनॉल कि ये ज़्यादा अच्छा इनॉल बनाएगा, ए या बी? बी में क्यों, क्या दिखा आपको? वेरी गुड, यहाँ पास आपको क्या दिख गया? CH2। अच्छा, अगर आप इसका इनॉल बनाएंगे बेटा तो आप इसका इनॉल कैसे बनाएंगे? ये इनॉल आपका बनेगा ऐसा, ठीक है, और इसका इनॉल कैसा बनेगा? ये क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पास क्या हो जाएगा? ऐसा, और ये हो जाएगा ऐसा, और इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा? ये वाला इनॉल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में इनॉल कंटेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत अच्छी है, पहले देखो आप उसे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। ऐसे वो आपको स्ट्रक्चर्स दे देगा, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे उसने क्या किया, आपको स्ट्रक्चर दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो सारे स्ट्रक्चर एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पास मैंने क्या किया, CH3 जोड़ा, यहाँ पास भी मैंने क्या किया, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पास मैंने CH3 जोड़ा, यहाँ पर मैंने OCH3 जोड़ दिया, यहाँ पास मैंने OCH3 जोड़ दिया, यहाँ पास मैंने OCH3 जोड़ दिया, यहाँ पास मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा, यहाँ पास मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुनिए सुनिए, याद रखिएगा क्या होता है, यहाँ से H+ निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। अब आपको इनॉल बनाना नहीं है क्योंकि एक्टिव मेथाइलिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो अगर आप अच्छे से देखें बेटा स्ट्रक्चर को, तो ये वाला ग्रुप जो है ना, ये सभी में कॉमन है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए और इधर देखिए, ये ग्रुप सभी में कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन होती है हम उससे तो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, है ना। मतलब एनायन आपका यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, चीलेशन भी सभी में होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी सभी में होगी। डिफरेंट क्या है, इससे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये देखिए, ये वाला जो होगा ना, ये +H होगा। क्यों? डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ +H होगा। इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा, +M होगा। इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा, +M होगा। इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा, +M होगा। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। अच्छा, इधर मैं हाइड्रोजन लगा दूं क्योंकि नहीं तो फिर उसे CH3 कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ भी क्या है बेटा, +H, और यहाँ भी क्या है, +H। एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप में जब आप इनॉल कंटेंट देखते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोएनायन बनता है। ये देखिए, कार्बोएनायन है, ये भी कार्बोएनायन है, वो भी कार्बोएनायन है, वो भी कार्बोएनायन। और आपको बताया गया था कि कार्बोएनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्लस के इन्वर्सली होती है और माइनस के डायरेक्टली होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा यहाँ, तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, और बढ़ाएगा। मतलब प्लस वाले ग्रुप जितने ज़्यादा होते जाएंगे इसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी और इसका इनॉल फॉर्म उतना कम स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, तो बताइए सबसे बेकार कौन होगा, सबसे बेकार ये होगा क्योंकि +M जो है कार्बोएनायन को सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, यहाँ +M है, +H है, तो तीसरे नंबर पर ये आएगा। यहाँ दोनों +H है तो दूसरे नंबर पर ये आएगा, और यहाँ कोई भी नहीं है तो सबसे पहला ये आएगा, है ना। मतलब +M +H +I, इनकी वजह से इनॉल कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नहीं आई बात समझ में? बनाओ। और है?
चेंज। अतर नीचे जाओ, शाजिया मैम को बुला के लो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बाहर खड़े रहना पसंद है। मैम 2 बच्चे हैं बाहर खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि इरशाद सर हमने कुछ नहीं किया, ठीक है आप कैमरा चेक करवा लीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है कि वो एक दूसरे के गले पे हाथ डाल के बैठे थे। तो आप बताइए क्या किया जाए इनका। हाँ हाँ, सार्थक कौन है? आप हैं? समर्थ खड़े हो जाइए, आप भी जाइए बाहर। अब आप तीनों डिसाइड कर लीजिए कि दोषी कौन था, क्योंकि कैमरा ओपन हुआ तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। अच्छा, उनसे कहिएगा कि आपसी समझौता कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, नहीं आप घर जाएंगी, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक अच्छे से पढ़ेंगी। एंटी एरोमेटिक में चलिए डन। हाँ हाँ, वो बीच वाले को बेटा तुम थोड़ा आगे आओ। हाँ, तुम्हें तो बहुत कॉन्फिडेंस था। मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आज तुम्हें क्लास के बाहर निकालूंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी और तुम तीनों एक दूसरे से दूर हो जाओ, अदरवाइज तीनों का सिलेक्शन नहीं होगा। आज की डेट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं, दुनिया में चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तो कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। समर तुम आगे आ जाओ, अभिषेक सर आप भी आगे आओ, और आप उधर ही बैठे जहां बैठे थे। ये देखो, ये दोस्ती की एक मिसाल कायम की है कि फंसेंगे तो तीनों फंसेंगे, अदरवाइज फंसेंगे ही नहीं। इधर बैठो, इधर इधर कॉर्नर पे बैठो। चेंज।
तुम ले आओ, कॉपी ले आओ। हाँ हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, आ जाओ। अभी भी भाई का कॉन्फिडेंस देख रहे हो? आ जाओ आ जाओ। एकदम कॉर्नर पे। हैं? तुम्हें देखने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी स्क्रीन आपके लिए। चेंज। इसमें पहले एक हेडिंग डालें, इसमें हेडिंग डालें स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, stability of enol content is directly proportional to minus m, is directly proportional to minus h, is directly proportional to minus I, is inversely proportional to plus I, is inversely proportional to plus h, is inversely proportional to plus m. माइनस एम माइनस एच माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम प्लस एच प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, कल मैंने बोला है कल अपन डिस्कशन रखवाएंगे। कौन सी शीट? जीओसी का। ठीक है, कल आप लोग अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उसका डिस्कशन अपन रखेंगे 11:30 से। ठीक है, डीएमटीएस भी है उसमें। कितने डीएमटीएस हैं? 2। ठीक है, तो पहले डीएमटीएस कर लेंगे फिर वो। और आपके डाउट्स कैसे होने चाहिए? एकदम एक्यूरेट। मेरे सामने आप डाउट देखेंगे नहीं, मतलब इन सर्कल करके लाइएगा, फटाफट बोलिएगा, अपन उसे फटाफट क्लियर कर लेंगे। ओके, ठीक है, चल। अब लिखें टॉटोमेरिज्म का आखिरी सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म? निम्न में से कौन से यौगिक चलाव्यवता दर्शाते हैं? ये हिंदी में बोला मैंने, हिंदी में बोला। चलाव्यवता कहते हैं इसे हिंदी में, और आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है समाव्यवता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज टॉटोमेरिज्म? चलिए, लिखें, फटाफट करेंगे, है ना। बस आपको ये बताना है कि ये इनॉल इनॉल नहीं बनाना, आपको बताना है कि ये शो करेगा या नहीं करेगा।
अभी आपको करना है वो सवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बताइए। किसकी वजह से करेगा पता है ना, किसकी वजह से नहीं करेगा पता है ना। हाँ, याद रखिएगा, इसमें एक रीजन सुनिए बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चियों सुन लो। चलो, नहीं सुन रही थी तुमसे, मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? क्यों? कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ। और कहाँ है? यहाँ। किस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? इसलिए तो मैं बोल रहा था सीख लो, सुन लो, क्योंकि ये चीज मैंने ओल्ड बैच में शायद नहीं बताई थी। देखिए, कभी भी यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है नो डाउट, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है नो डाउट, ठीक है, लेकिन इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये शो नहीं करेगा, ये इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से शो करेगा। अब मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि आगे सवाल आएगा। बताइए, ये करेगा इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से? नहीं, किस? इसकी वजह से और इसकी वजह से।
इसमें करेगा, बिल्कुल करेगा। इसमें ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो क्या होता है ना, ये ब्रिज हेड है। बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, हाँ, और बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड होता है ना वो sp3 होता है। क्या होता है? sp। अगर ब्रिज हेड sp3 है तो ही बाईसाइक्लो स्टेबल होगा। अगर बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड sp2 हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो मैंने जो स्ट्रक्चर पीछे बनाया है वो स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से शायद ये है बेटा, है ना। तो आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है। अगर बच्चों यहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो इसका इनॉल कंटेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब बताइए ब्रिज हेड क्या हो गया? sp2। ये वाला कार्बन कैसा हो गया? sp2। और sp2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो याद रखिएगा कभी भी अल्फा हाइड्रोजन आप कहाँ से नहीं निकालेंगे? ब्रिज हेड से नहीं निकालेंगे। और ये इसलिए इनोलिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इनके बीच में क्या होता है बेटा? रिपल्शन। क्या होता है? रिपल्शन। और रिपल्शन होने की वजह से अपनी प्लेन चेंज कर लेते हैं। प्लेन चेंज कैसे कर लेते हैं बेटा? ये रहा CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाए? C डबल बॉन्ड O और ये CH3। मतलब रिपल्शन होता है ना तो ये बॉन्ड पूरी तरीके से घूम जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो गए बेटा? दूर दूर हो गए। इस वजह से यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा अब, ठीक है। तो याद रखिएगा इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। सेम टू सेम केस ये है। लेकिन बेटा ये रिंग है तो रिंग में रिपल्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पास अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये ज्योमेट्री टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। वहाँ रिपल्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? वहाँ भी देखो दो CO आजू बाजू हैं, रिपल्शन यहाँ भी होना चाहिए जैसा यहाँ हो रहा था। ये ओपन चेन थी तो रिपल्शन हो गया तो ये प्लेन चेंज कर दिया। लेकिन ये क्लोज चेन है, क्लोज चेन में रिपल्शन होता तो प्लेन चेंज नहीं हो पाती है, ठीक है। बताइए ये, बताइए ये करेगा ना, क्योंकि ये NO2 फंक्शनल ग्रुप है। अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ जाके इसका इनॉल कैसे बनाओगे? ऐसा बनेगा इसका इनॉल, ऐसा बनेगा। ठीक है। तो बच्चों ये खत्म हुआ आपका कौन सा मेरिज्म? टॉटोमेरिज्म। अब आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म बचे हैं जो काफी ज्यादा, देखो ज्योमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल और कॉन्फॉर्मेशनल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या पढ़ना पसंद करेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल की ऑप्टिकल? पक्का कॉन्फॉर्मेशनल नहीं पढ़ोगे? कॉन्फॉर्मेशनल पढ़ लो, जिससे क्या होगा, कॉन्फॉर्मेशनल जो है ना वो ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड है, उसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट लग जाएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपको पहले वो पढ़ाऊँ। आप बताइए, चलो हेडिंग डालो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हाँ बेटा, पीछे वाला। ये गर्मी क्यों लगती है इस क्लास में? सर दुखता है। क्यों नहीं चला रहे हो पंखा? बेटा मैं तो तुम्हारे लिए अच्छाई की सोच रहा था, कुछ बच्चियों को इधर ठंड लगने लगी थी। चलो डन। हेडिंग डालेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्पेलिंग लिख लोगे? इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के? तब तो लिख लोगे। सरकारी स्कूल के हो? चलो, स्कूल कोई भी हो, बच्चा अच्छा होना चाहिए।
ऐसा होता कि स्कूल के हिसाब से सिलेक्शन होता तो सारे कार्मल वाले सिलेक्ट नहीं हो जाते, सारे डीपीएस वाले सिलेक्ट हो जाते। सबसे पहले बिलाबोंग वाले आते, फिर संस्कार वैली वाले आते हैं, है ना, जो ओ माई गॉड को माई गॉश कहते हैं। ठीक है, तो चलो आओ। एक तो आधे से ज़्यादा सर दुखता है इस माइक की वजह से। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखिए बच्चों, इधर देखिए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यहां बात समझने की हो रही है ना। अभी तक हमने क्या देखा था? पहला, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमने क्या देखा? पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये खत्म। फिर उसके बाद अच्छा हाँ, स्ट्रक्चरल तो अपनी पूरी खत्म हो गई टॉटो के बाद। स्टीरियो में हमने एक पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था कि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वो होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म जो होती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें भी हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? सिस पढ़ा था, ट्रांस पढ़ा था, सिन पढ़ा था और एंटी पढ़ा था। सिन, एंटी पढ़ा था, ई पढ़ा था, जेड पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, सॉल्युबिलिटी किस में किसकी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कितनी कंडीशंस पढ़ाई थी? 6 से 7 कंडीशंस पढ़ाई थी। ठीक है, पहली बात तो एक डबल बॉन्ड में बताया था, फिर एक क्यूम्यूलिन में बताया था, फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको एन्यूलिन में। एन्यूलिन और क्यूम्यूलिन दोनों बातें सेम होती है। फिर उसके बाद हमने बात की थी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर साइक्लोएल्केन है तो 2 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए sp3 कार्बन पर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर साइक्लोएल्कीन है तो 7 कार्बन तक शो नहीं होती, 8 से 11 तक सिस स्टेबल होता है और 11 से ज़्यादा पर ट्रांस स्टेबल होता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। बाईसाइक्लो में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ब्रिज हेड का sp3 होना जरूरी है। इस स्पायरो कंपाउंड में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना बताया था और 2 स्पायरो भी बताए थे, 3 स्पायरो भी बताए थे। ये भी बताया था कि जो टर्मिनल बॉन्ड है वो एक ही प्लेन पर होना चाहिए। वो कैसे निकालना बताया था? प्लैनर परपेंडिकुलर, प्लैनर परपेंडिकुलर, प्लैनर परपेंडिकुलर, इस तरीके से। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम टॉटोमेरिज्म पे पहुंचे थे। टॉटोमेरिज्म में हमने डायट पढ़ा, ट्रायड पढ़ा, स्पेस टॉटोमेरिज्म पढ़ी, फिर टॉटोमेरिज्म क्या होता है ये देखा, फिर इनॉल कंटेंट कैसे निकालते हैं, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप क्या होता है, एरोमेटिसिटी के बेस पर इनॉल कंटेंट कैसे निकालते हैं ये देखा। अब इतना सफ़र तय करने के बाद हम आ गए हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पर। अच्छा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बेसिकली हमें क्या सिखाता है? ऐसे उंगली लेके आओ। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था? इनमें क्या होता है? फ्री रोटेशन। ठीक है, अब देखो ये 2 नाखून जो हैं आपके आमने सामने होने चाहिए। हो गए? ठीक है, अब इसे इस तरीके से घुमाओ कि घूमकर ये फिर से आमने सामने आ जाए। आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ये आप ऐसे घुमाओगे तो ऐसा आ जाएगा 180 पे। ठीक
ठीक है, और ज्यादा घुमा बेटा, नहीं उंगली टूट जाएगी, ये उंगली नहीं तो हाथ टूटे, लेकिन घूम जाएगा कि नहीं घूमेगा, घूम जाएगा, है ना। मतलब अगर आप 360 डिग्री से घुमाओगे तो ये पूरी तरीके से घूम जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए एक एटम इधर जुड़ा हुआ है, एक एटम ऐसा जुड़ा हुआ है। मैं जब मेरी ये वाली उंगलियों को देखिए, मिडिल फिंगर को देखिए, जब मैं ये कार्बन है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये एटम है, जब मैं इस सिंगल बॉन्ड को, और ये दूसरा एटम है जो इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जब मैं बीच के बॉन्ड को घुमाऊंगा तो ये वाली मिडिल फिंगर और ये वाली मिडिल फिंगर की पोजीशन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, 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 आएगा। मतलब आप तो कह रहे हो कि इन दोनों नाखून को फिर से आमने सामने आने पर ऑब्वियस सी बात है 360 से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया इधर देखो, मैंने थोड़ा सा घुमाया, अब थोड़े से का मतलब क्या होता है? 0.01 डिग्री से घुमाया होगा, या 0.001 डिग्री से घुमाया होगा, या कि फिर 1 डिग्री से घुमाया होगा, या 1.2 से घुमाया। ऐसे कितने एंगल हो सकते हैं 0 और 360 के बीच में? इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं तो इनकी पोजीशन भी क्या हो सकती है? इनफाइनाइट, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है रोटेशनल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसे? रोटेशनल आइसोमेरिज्म। और इस आइसोमेरिज्म को जो कंपाउंड शो करता है उसे कहते हैं रोटामर्स। क्या कहते हैं? ROTAMER', रोटामर्स। क्या कहते हैं? रोटामर्स का मतलब होता है वो कंपाउंड जो रोटेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उसे हम रोटेशनल आइसोमर कहते हैं या रोटामर्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन थी कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है डबल बॉन्ड के बीच में। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का रीजन है कि फ्री रोटेशन हो रहा है सिंगल बॉन्ड के बीच में, और रोटेशन करने के लिए एंगल होना चाहिए, और एंगल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो रोटामर्स भी कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो ये सवाल आपको मिलेगा कि रोटेशनल आइसोमेरिज्म में कितने डिग्री एंगल से आप घुमा सकते हैं? तो आप बोलना इनफाइनाइट। तो जब एंगल इनफाइनाइट हो सकते तो पोजीशन भी इनफाइनाइट हो सकती है, रोटामर्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली बात, इट इज रिलेटेड टू सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या बोलोगे? रोटेशन अबाउट आवर्स ने सिंगल बॉन्ड, रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। फिर अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड है। क्या बेटा? ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इससे ऐसा स्ट्रक्चर होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बबलू, C फॉर कैट, ठीक है। और इधर क्या है बेटा? A फॉर अब्दुल, B फॉर बब्दुल और C फॉर कैट, ठीक है। अब सुनो इधर, अब इन्हें मैं क्या करूंगा? रोटेट करूंगा। इन्हें मैं क्या करूंगा? रोटेट करूंगा। अब सुनिएगा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ये स्ट्रक्चर 2D है, प्लेनर है, 3D है। 3D है लाला, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल बोले तो 3D। 3D का मतलब दो बॉन्ड जो होंगे वो इस प्लेन में होंगे। एक बॉन्ड आपकी तरफ होगा और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ होगा। कल मैं मॉडल लेके आऊंगा और मॉडल से समझाऊंगा, उसे कहते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या? बॉल एंड स्टिक। जो CH4 आज तक आप सपनों में समझते थे, देखते थे, हाँ ऐसा CH4 होगा, कर मैं आपको ओरिजिनल तो नहीं लेकिन मॉडल के तौर पे दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस अभी इसको कैसे समझ सकते हैं? ये दो बॉन्ड ऐसे, ये दो बॉन्ड ऐसे, ये ऐसा, ये एक बॉन्ड है, ये ऐसा, ऐसा है, ऐसा,
ठीक है, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर दिख रहा है, 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, इसके ये दो ऊपर है तो एक नीचे होगा, और ये दो ऊपर है तो एक नीचे होगा, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कार्बन है। ठीक है, इसे कौन सा कार्बन कहते हैं बेटा? मान लो फ्रंट कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा? बैक कार्बन। अगर ये फ्रंट कार्बन हुआ तो ये बैक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसे कौन सा कार्बन कहते हैं? फ्रंट कार्बन। ये है आपका और हमारा फ्रंट कार्बन। और ये कौन सा कार्बन हो जाएगा बेटा? आवाज नहीं, बैक कार्बन। पहले ऐसा करो, इतना बनाओ, जब पढ़ाना है तो मॉडल से ही समझाएं तो ज़्यादा बेहतर। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हो गया। चलो आज केवल इतना ही लिख लो, कल हम इसको मॉडल से ही स्टार्ट करेंगे, मॉडल पे ही ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और कल जीओसी की शीट लेके आएंगे, डिस्कशन होगा अपना, और जीओसी के आप डीएमटीएस भी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।